जय भीम मैं चेतना, जय भीम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली में 2 बच्चियों को छोड़ मां बाप हुए गायब। बच्चों को छोड़ा मौत के मुंह में, बच्चों की हालत फिलहाल स्थिर। गुजरात में एक पत्रकार की हत्या और चिकित्सक का अपहरण। आखिर क्या हो गया है गुजरात की सुरक्षा व्यवस्था को? और विदर्भ के यवतमाल में एक पूर्व पार्षद की निर्मम हत्या। आपसी रंजिश के चलते की गई हत्या। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर आप भी सिहर जाएंगे। 2 बच्चियों को उनके मां बाप ने एक अंधेरे कमरे में अकेला छोड़कर चले गए। 1 सप्ताह तक बच्चे भूख प्यास से तड़पते रहे। बड़े मुश्किल से इन्हें बचाया गया। अस्पताल की बेड पर पड़ी इन मासूम बच्चियों ने अपनों की ऐसी जिल्लत झेली है जिसे सुनकर कोई भी कांप उठे। अंधेरे, धूप और घुटन के बीच 1 सप्ताह तक ये बच्चियां इस कमरे में कैद रही। वजह थी उनके माँ बाप का इन्हें छोड़ जाना। ये दोनों बहनें किसी तरह से जिंदा बच पाई है। अस्पताल में 1 सप्ताह तक इनका इलाज चला, जिसके बाद ये दोनों बहनें खतरे से बाहर है। इन बच्चियों को पहले इनकी मां छोड़कर चली गई, फिर 15 अगस्त को पिता लापता हो गया। 1 सप्ताह तक ये बच्चियां भूख प्यास से तड़पती रही। इन बच्चियों के पिता को शराब की लत है। ऐसे में दिल्ली पुलिस इनकी देखभाल कर रही है, लेकिन अब इनके पास अपना कोई नहीं। गुजरात में कानून व्यवस्था के हालात मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी बदलते नजर नहीं आ रहे। एक पत्रकार को उसके ऑफिस में घुसकर मारा गया और एक डॉक्टर का 4 दिन से कोई अता पता नहीं है। गुजरात में कानून व्यवस्था के नाम पर जंगल राज है। एक डॉक्टर का अपहरण और एक पत्रकार की हत्या, ये गुजरात का हाल है। जाने माने डॉक्टर राजेश मेहता 4 दिन से लापता है, लेकिन उनके बारे में अब तक कोई सुराग नहीं मिला। सौराष्ट्र के जूनागढ़ में एक पत्रकार किशोर दवे को ऑफिस में घुसकर मारा गया। इसके सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने बरामद किए हैं, लेकिन अब तक हत्यारे पुलिस की पकड़ से दूर है। शोक में डूबे परिवार ने एक नेता और उसके बेटे पर हत्या का आरोप लगाया है। दुश्मनी सर नहीं है, दूसरा कोई हमारा कोई दूसरा धंधा भी नहीं है। पहुंच वाले व्यक्ति है, राजकीय व्यक्ति है, इसलिए हमको मेरी पूरी दहशत है कि ये हत्या के पीछे ये ही लोग हैं। गुजरात सरकार पहले ही पाटीदार आंदोलन में हिंसा और ऊना में हुए दलित अत्याचार मामले में दलित आक्रोश से जूझ रही है। उस पर मुख्यमंत्री के बदल जाने के बाद भी कोई खास नतीजे सामने नहीं आ रहे और अब पत्रकार की हत्या के पीछे राजनीतिक पार्टी के नेता का हाथ होना, गुजरात में जंगल राज का होना बताती है। ओडिशा के कालाहांडी के दाना माझी की तस्वीरों ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। वहीं ओडिशा के बालासोर में एक मृतक शव को उठाने के लिए वाहन न होने के कारण लकड़ी से बांधकर शव को ले जाया गया। दोनों घटनाएं प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के दुर्व्यवस्था की पोल खुल रही है। ये 2 तस्वीरें देश के सबसे गरीब इलाके की हालत बयां करती है, जहां लोगों के शव उठाने के लिए भी पर्याप्त सुविधा नहीं है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें हकीकत बयां कर रही है। देश की राजधानी दिल्ली में हाल तो थोड़ा बेहतर है। यहाँ अस्पताल के सामने वाहन तो खड़ा होता है, लेकिन इससे मरीजों की समस्या हल नहीं होती। ये तस्वीरें स्वास्थ्य की सुविधाओं का अभाव दर्शाती है। सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की बजाय स्वास्थ्य में निजीकरण की ओर ज्यादा ध्यान दे रही है, जिससे कि प्राइवेट अस्पताल की संख्या बढ़ रही है और गरीब आदमी मर रहे हैं। कमर्शियलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन ये दोनों आ चुका है और ये सरकारी सिस्टम के अंदर भी आ चुका है। चाहे वो आप देखें कि हॉस्पिटल के अंदर लैब किसी को आउटसोर्स किया जा रहा है। अगर सरकार सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं पर सही से ध्यान देती तो हमारे सामने ये दिल दहलाने वाली खबरें नहीं आती, जहां गरीबों की लाश ले जाने के लिए भी वाहन नहीं दिए जाते और उन्हें लाश को ढोना पड़ता है अपने कंधों पर। यवतमाल के कांग्रेस के पूर्व नगर सेवक प्रवीण दिवटे पर जानलेवा हमला किया गया। पूरे जिले में प्रवीण दिवटे उर्फ दादा की पहचान कुख्यात गुंडे के तौर पर की जाती थी। आपराधिक क्षेत्र में डॉन की भूमिका निभाने वाले प्रवीण दिवटे की इस हमले में मौत हो गई।
यवतमाल जिले में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त और कुख्यात गुंडे के तौर पर पहचाने जाने वाले प्रवीण दिवटे पर हुए जानलेवा हमले में उसकी मौत हो गई। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह प्रवीण दिवटे पर जानलेवा हमला किया गया। सभी चीजें बिखरी पड़ी हुई है। गंभीर अवस्था में प्रवीण दिवटे को अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें कि प्रवीण दिवटे कांग्रेस के पूर्व नगर सेवक भी रह चुका है और एक दशक से आपराधिक क्षेत्र में दिवटे की दहशत थी और इन सभी आपराधिक गतिविधियों के कारण उसकी हत्या कर दी गई। अस्पताल में दिवटे को देखने उसके समर्थक भी पहुंचे। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता ने फोन पर जानकारी दी। यवतमाल में बहुत दशकों से यवतमाल के गुनहगारी क्षेत्र में प्रवीण दिवटे का नाम चलता आया है। यवतमाल शहर में जो भी संगठित गुनहगारी चलती है, उस वजह से आपसी रंजिश की वजह से प्रवीण दिवटे पर आज जानलेवा हमला किया गया। यवतमाल शहर में इस घटना के बाद में बहुत ही तनावपूर्ण वातावरण था और पुलिस ने बड़ा ही तगड़ा बंदोबस्त यवतमाल शहर में तैनात किया गया था। इस विषय में उस मृतक प्रवीण दिवटे की लड़की श्वेता दिवटे ने मामले में आरोपियों के खिलाफ में 4 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ में तकरार दर्ज की है यवतमाल के शहर पुलिस थाने में। खुद एडिशनल एसपी काका साहब डोले यवतमाल के शहर पुलिस स्टेशन में बैठते ही सभी प्रकरण की तहकीकात कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में प्रोटेक्ट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी यह नया कानून अमल में लाने का प्रयत्न कर रही है, जिससे आम जनता की समस्या बढ़ जाएगी। ऐसे में इस कानून का विरोध करते हुए कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री विजय वडेट्टीवार ने पत्रकारों को इसकी जानकारी दी। महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी इस कानून को लागू करने के बाद महाराष्ट्र की आम जनता को अपने घरों में आयोजित होने वाले छोटे बड़े कार्यक्रमों की इजाजत पुलिस से मांगनी होगी, जिससे पुलिस प्रशासन का काम तो बढ़ेगा ही, आम नागरिक भी परेशान हो जाएंगे। ऐसे में इस कानून को लागू न किए जाने की मांग को लेकर पूर्व मंत्री विजय वडेट्टीवार ने पत्रकार परिषद का आयोजन कर राज्य सरकार की इस कानून को लेकर कड़ी आलोचना की। महाराष्ट्र अंतर्गत सुरक्षेच्या नावाखाली हा जो कायदा या राज्यामध्ये मसुद्याच्या रूपानं पब्लिक झालेला आहे, हा निश्चितपणे महाराष्ट्राच्या जनतेला वेठीस धरण्याचं काम आणि महाराष्ट्रासारख्या एक पुरोगामी आणि विकसित राज्यामध्ये हुकुमशाही लादण्याचं काम पोलिसाच्या माध्यमातून या कायद्याच्या माध्यमातून करण्याचं या सरकारचं धोरण आहे असं मला वाटतं। एकूण ज्या कायद्यातल्या आता या मसुद्यातल्या ज्या गोष्टी आहेत त्या अत्यंत सामान्य माणसाला वेठीस धरणाऱ्या आहेत। हा महाराष्ट्र हा उत्सवाचा राज्य आहे। अनेक उत्सव घरगुती असतील, सार्वजनिक असतील, अनेक उत्सव या राज्यामध्ये होत असतात। त्या ठिकाणी एखाद्याच्या घरात छोटासा कार्यक्रम असला तरी 100 लोक येतात। आता 100 लोकांसाठी परमिशन घ्यायसाठी पोलिसाकडे जायचं आणि पोलिसांना मग सांगायचं 100 लोकांची यादी दिली, मग तुमच्याकडे 200 लोक का आलेत, 101 का आलेत, मग तुमच्यावर गुन्हा दाखल करा, 3 वर्षाची सजा, त्यामध्ये पुन्हा कारावास, अशा अनेक जाचक तरतुदी त्या ठिकाणी केलेल्या आहेत। यातून या सरकारला सामान्य जनतेशी काही देणं घेणं नाही। हे सरकार सर्व आघाड्यावर अपयशी झालेलं आहे आणि त्यातून वाचण्यासाठी आणि विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी विरोधकांनी कुठलंही आता यापुढे आंदोलन करता कामा नये आणि त्याची परमिशन उद्या पोलीस नाकारतील, आम्ही मागून जाऊ। या सरकारच्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आम्हाला आवाज उठवता येणार नाही। या सरकारच्या अपयशाच्या संदर्भात आम्हाला आवाज उठवता येणार नाही। या सरकारने दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता नाही झाली तरी आम्हाला काही बोलता येणार नाही। विरोधकाचा आवाज बंद करणं आणि समाजातील प्रतिष्ठित लोकांना वेठीस धरणं आणि पोलिसांचा भ्रष्टाचार वाढवण्यासाठी खतपाती घालणं किंवा त्याला म्हणजे प्रोत्साहन करणं असे एकूण या ठिकाणी या मसुद्याच्या माध्यमातून आम्हाला दिसत आहे। म्हणून या कायद्याचा विरोध आम्ही करायचं ठरवलं आहे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में दबंगों के विरोध के बाद दलित की शव यात्रा तालाब से ले जानी पड़ी। इस खबर को हमने दिखाया, जिसके बाद मध्य प्रदेश की जनता ने जाति के नाम पर बढ़ रहे अत्याचार पर अपनी राय रखी। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता अनिल सोहले ने जनता से बात की। जय भीम। हम मध्य प्रदेश के जबलपुर की घटना को लेकर चर्चा कर रहे हैं, जहां जबलपुर के अंदर ऐसी शर्मनाक घटना घटी, वो घटना जो शर्मसार कर दी, आप दिल को झंझोड़ दी। वो घटना जिस घटना के अंतर्गत मृत्यु शव को उस दमंग लोगों के द्वारा उस शव को उस भूमि से नहीं जाने दिया, जबकि वो सरकारी भूमि थी। उस शव यात्रा को आखिर तालाब में से छाती भर पानी में से उस तालाब में से उनको उस शव को ले जाना पड़ा। ऐसी घटना जो आज भी जातिगत भेदभावना, आज़ादी के 60 साल हो गए फिर भी इस देश से ख़त्म नहीं हुआ। आखिर इस मुद्दे पर हमारे साथ में यहाँ नगर निगम के प्रतिपक्षी नेताजी अखिल आवले जी। सर, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे?
आज आज़ादी को 70 साल पूरे हो गए, लेकिन उसके बाद भी हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे देश में दलित भाइयों के साथ हमेशा अत्याचार होता आया है। ये बीजेपी के लोग और ये आरएसएस के लोगों ने हमेशा से दलित भाइयों को दबाया है और ये कोई नई घटना नहीं है। आप शहर में कहीं पर भी, देश में कहीं पर भी देख लीजिए कि दलित भाइयों के साथ हमेशा ये अत्याचार होता है और आगे भी जब जब इनका शासन रहेगा ऐसा ही होता रहेगा। सर ने कहा कि जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ पे दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन ये ऐसी घटना है जहाँ मरने के बाद तो जीते जी तो जातिगत भेदभाव होता ही है, लेकिन मरने के बाद भी जातिगत भेदभाव है। हमारे साथ में मुन्ना भाई यादव है जो नगर निगम के पार्षद है। सर, इस बारे में क्या कहोगे आप? ये तो पहले मैं प्रदेश के मुखिया से कहना चाहूँगा कि माफ़ी मांगे दलित भाइयों से। ये जो दुर्घटना है, दलितों पर अत्याचार, कहते जीते जी तो हो ही रहा है, मरने के बाद भी ऐसे दमंगई ठेकेदार भू माफियों पे केस तुरंत मुकदमा कायम करना चाहिए और मुख्यमंत्री जी ने ऐसे व्यक्ति पे केस दायर करा के तुरंत अंदर करना चाहिए और दलितों का साथ देना चाहिए और दलितों की जो घटनाएं हुई है उनके साथ दलितों को माफ़ी मांगने लगाना चाहिए। केस के साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने माफी चाहिए, तो प्रदेश के मालिक आज मुख्यमंत्री जी है, मुख्यमंत्री जी के हाथ में कमान है प्रदेश की, उन्होंने ऐसे दमंगे को तुरंत अंदर करना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी आप दलित भाइयों के साथ और जो घटना है उनके साथ पूरे। मुन्ना भाई, आप देख रहे हो 2-4 दिन से ओडिशा के अंदर भी ऐसी घटना घटी, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही है ना, कई ऐसी घटना आप दिन पर दिन देख रहे हो, ये लेकिन अत्याचार बड़ा पैमाने पर बढ़ रहा है। नहीं, ये तो करनी में फर्क है। शासन की योजनाएं बहुत है पर कहीं ना कहीं बिचौलिया बीच में है, इसको लेके उन पर किसी प्रकार की लगाम नहीं कसे जा रही है। यदि लगाम कसे जाए तो गरीबों तक ये हक पहुँचे। शासन की योजना है, ये चलती आ रही है, इसको आगे भी चलेगी, परंतु इस पर रोक लगाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त आदेश करना चाहिए और सख्त निर्देश निकालना चाहिए। सर, इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मेरा तो ये मानना है कि ये सारी जो घटना हुई है दलित भाइयों के साथ में, उसके लिए सीधे तौर पर बीजेपी सरकार जिम्मेदार है और ये घटना कोई जबलपुर में नहीं हुई है, ऑल ओवर इंडिया में आप देख लें सारी जगह दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं और इसका हम कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। हमारे साथ में नगर निगम के अध्यक्ष है भाई मनोज जी तारवाला जी, जो वर्तमान में नगर निगम के अध्यक्ष है। भाई मनोज भाई, इस बारे में, इस घटना जो घटी है बहुत ही खतरनाक घटना, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कल लॉर्ड बुद्धा चैनल के ऊपर मैंने जबलपुर की घटना देखी, दिल को आघात पहुंचा। दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी घटना है जो आज भी हिंदुस्तान के अंदर हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। 100 को अपने जगह पर से नहीं जाने देने का कारण जो भी हो, एक मानवता के नाते जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा हिंदुस्तान के अंदर यदि आज़ादी के 70 साल बाद भी ऐसी घटना घटती है तो हम ये कह सकते हैं कि अपने आप को हम आज़ाद, जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दे के हिंदुस्तान को आज़ाद किया वो आज़ाद पूर्ण रूप से नहीं हुआ। और जहाँ तक मैं समझता हूँ इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। बाकी चंद नेताओं के द्वारा इसको पार्टीबाजी से जोड़ा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए पूर्ण रूप से देश के अंदर अधिकतर शासन कांग्रेस का रहा है। ये फलीफूद यदि किसी को अपन दोष देने जाएंगे तो कांग्रेस के शासनकाल में ही ऐसे लोगों को बढ़ावा मिला होगा, इसीलिए ये घटना घटी। बाकी मैं चाहता हूँ कि ये जो दुर्घटना घटी वो नहीं घटे। शासन ने और मैं अपने प्रदेश के मुखिया जो संवेदनशील और बहुत साधारण परिस्थिति से उठ के मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी नॉलेज में भी लाना चाहिए, लाना का प्रयास करेंगे। प्रदेश के मुखिया हमारे शहर के हैं, उनके उसमें भी ये ज्ञान में ये लाएंगे, स्मरण में लाएंगे और ऐसी घटना दोबारा प्रदेश में ना हो, देश में ना हो, इसका प्रयास भारतीय जनता पार्टी एक देश को सबको साथ में लेकर चलने वाली पार्टी। मनोज भाई, शासन और प्रशासन जो घटना घटी उस पर खामोश है। नहीं, ये घटना मेरे ख्याल से मैंने कल जब बौद्ध चैनल पर कल ही देखी है और कल ही घटना हुई है, तो ये उनके नॉलेज में आने के बाद लेंगे। इतने जल्दी आप सोचो कि आज की आज घटना का रिएक्शन आ जाए, संभव नहीं है। प्रशासन चलाना होता है, प्रशासन ने सारी बातों को बारीकी से देखा जाता है। वो ज़मीन उनकी खुद की थी, उसने रोका, या सरकारी ज़मीन पे आप जैसा बौद्धा चैनल पर देख रहा था कि सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण किया है, तो अतिक्रमण करने वाले की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि किसी को मानवता के नाते भी नहीं रोकना चाहिए।
तो वो तो बात को दूर करते हुए उसने ज़मीन पे से क्यों नहीं जाने देना चाहिए, ये जांच का विषय करने के बाद मैं मानता हूं कि निश्चित तौर पर चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, किसी भी दल को प्रतिनिधित्व करता हो, किसी भी दल को अपना समर्थन देता हो, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और सख्त कार्रवाई होना चाहिए ताकि ऐसी घटना दोबारा मेरे देश के अंदर नहीं घटे, ताकि कोई मेरा देश का वासी ऐसी घटना के कारण अपमानित अपने आप को महसूस ना करे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ में राम प्रकाश जी जायसवाल जी है जो श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष। सर, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये जो घटना घटी है बहुत ही शर्मसार है और मानव जाति जो है पूरी कलंकित हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं लॉर्ड बुद्धा चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये जो मुद्दा उठाया और बाकी फिर दूसरे चैनलों पर आया। जो वास्तव में जो घटना घटी है उसके जिम्मेदार जो है वहाँ के जिलाधीश भी होते हैं। उनका एक बयान किसी अखबार में पढ़ने में आया है कि ऐसी घटना ही नहीं घटी है, जबकि पूरा चैनल के ऊपर दिखाई जा रहा है कि वो जो शव को जहाँ तक कि गले और कमर के ऊपर तक के पानी में ले जा रहे थे। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, बीजेपी शासन इस और अगर ध्यान देंगे तो और अच्छा होगा। सर बोर्डे सर, अब इस बारे में क्या कहना चाहूँगा? सर, मध्य प्रदेश के साथ में पूरे भारत देश के अंदर ही जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ पर दलित, मुस्लिमों और मूल निवासियों के साथ में अत्याचार हो रहे हैं। जीते जी भी हो रहे हैं और मरने के बाद भी हो रहे हैं। ये जबलपुर नहीं है, ये भिंड के अंदर भी एक दलित को शमशान घाट पे जलाने नहीं दिया, उसने घर के सामने जलाया है। जाने शमशान घाटों के ऊपर भी दबंगों ने कब्जा कर लिया है, वहाँ बाजरा बोई हुई है। अभी दमोह के अंदर भी बस में से एक डेड बॉडी को उतार दिया, जबकि वो बस से अस्पताल आ रही थी, 5 दिन की बच्ची थी, और उसे बस से उतार कर और उसके पति को और उस बच्ची को, महिला को, डेड बॉडी को उतार दिया। पूरे भारत देश में मैं तो कहता हूँ कि भारत देश क्या कलंक है कि क्या है, जब से यहाँ सबका विकास नहीं सबका विनाश होने के चक्कर में लग रहा है। और मैं लॉर्ड बुद्धा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ज्वलंत मुद्दा जो उठाया है बहुत अच्छा मुद्दा है और इस प्रकार ही उठाते रहे। हमारे साथ में हेमराज जी रघुवंशी जी। सर, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, देश में दलितों को लेकर ये जो घटनाएं हो रही है ये वास्तव में एक चिंतनीय घटना है कि आज देश को 70 साल आज़ाद हुए हैं और आज भी जातिवाद का जहर हमारे हिंदुस्तान में जिस तरह से घर कर रहा है, उससे ये साफ साबित होता है कि देश में जो सरकारें हैं वो केवल अपने स्वार्थ के लिए सरकारें चला रहे हैं। असंवेदनशील सरकार जिसको तबगा दिया जा सकता है, ऐसी सरकारें काम कर रही है। आज जिस तरह से दबंग ने किसी दलित के लाश के ऊपर राजनीति करते हुए अपने दबंगाई बता के उससे जाने से रोका, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। कल मैंने टीवी चैनलों पे और फेसबुक और मीडिया पे ये जब फोटो देखा तो मेरे अंदर भी दर्द बहुत ज़्यादा उठा कि इस तरह की घटनाएं अगर आज के हिंदुस्तान में हो रही है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का नारा पूरी तरह से आज अकर्मण्य दिख रहा है, पूरी तरह से नकारा साबित हो रहा है कि देश में कैसी सरकारें काम कर रही है, जिनके प्रशासनिक अमले कर क्या रहे हैं। 70% दलितों के लिए योजनाएं हैं इस देश में। जितनी योजनाएं इंटरनेशनल लेवल पर, देश के लेवल पर जिस तरीके से आती है, वो सारी 70% योजनाएं दलितों के लिए आती है। और उस दलितों की योजनाओं के ऊपर डाका डालकर सरकारें चलाने वाले नेता और यहाँ तक कि सरपंच से लेके पार्षद और पार्षद से लेके पीएम हाउस तक के लोग, अधिकारी से लेके कर्मचारी और नेता लोग उसको खा जा रहे हैं। आज दलितों के साथ लाशें जलाने के लिए व्यवस्था नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार के अंदर ये घटना हुई, ये बहुत दुखद घटना है कि शिवराज सिंह इस मामले के अंदर अभी तक एक आवाज़ लेकर एक बात नहीं बोल पाए। प्रशासन के अधिकारी बोल रहे हैं कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। ये दुखद घटना है। 108 चला रहे हैं, 100 डायल चला रहे हैं, कहीं पर ये दिखाई देती नहीं है और घंटे घंटे भर तक ये लोग बैठे रहते हैं, फूल लगाने के बाद आते नहीं है। ये बहुत दुखद घटना है। मैं खुद पत्रकारिता क्षेत्र से हूँ, मुझे ये बात में कहीं से कहीं तक अच्छा नहीं लगा। और लॉर्ड बुद्धा चैनल जो ये काम कर रहा है, ये वास्तविकता में मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि इस तरीके के मुद्दे, यानी सरकार बोलती है कि सड़क के उस आदमी तक, गांव के उस आदमी तक बात जाना चाहिए, योजनाएं जाना चाहिए। ये दिखाई दे रहा है कैसी योजनाएं जा रही है सरकार, उस कोने तक कहाँ जा रही है सरकार की योजनाएं। ये अगर योजनाएं वहाँ तक जाती तो आज ये घटना देखने नहीं मिलती। ये दुखद घटना है और मैं लॉर्ड बुद्धा चैनल को ये बात का धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह की गतिविधि सामाजिक सरोकारों को लेकर उठाते रहे, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और सरकारों को चेत जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि इस देश के अंदर गृह युद्ध की कगार पर यह देश जा रहा है। आने वाले समय में बेरोजगारी बढ़ रही है, दलितों के साथ ये अन्याय अगर होता रहा तो ये समरसता का जो पाठ पढ़ा रहे हैं ये पूरी तरह से साबित सही नहीं हो रहा है।
इसके लिए सरकारों को चेत जाना चाहिए। उसे कहा सर ने कि सरकार को समझ जाना चाहिए, क्योंकि 26 जनवरी 50 को भारत का संविधान लागू हुआ। अगर बाबा साहब का संविधान अगर इस देश में सही रूप से अगर लागू हो जाता, क्योंकि हमारे लोग भारत के संविधान को मानते हैं, फिर भी गैर संवैधानिक शब्द जैसे हिंदुस्तान शब्द की बात करते हैं, लेकिन संविधान में कहीं भी हिंदुस्तान शब्द का जिक्र नहीं है। इंडिया इज द भारत, भारत द इंडिया। लेकिन आज भी इस देश में जातिगत भेदभाव है, यानी भारत के संविधान पर ही इस देश में अमल नहीं हो पाया। अगर अमल हो जाता तो आज ये नज़ारा नजर नहीं आता। कैमरामैन अनिल साल्वे के साथ में मैं अनिल सोले, जय भीम। नागपुर महानगर पालिका का चुनाव इस बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ सकती है, जिस पर राका को कोई आपत्ति नहीं है, ऐसी जानकारी राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता सुनील तटकरे ने दी। नागपुर में आयोजित पत्र परिषद के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता सुनील तटकरे ने कहा कि मनपा चुनाव कांग्रेस चाहे तो साथ मिलकर लड़ सकते हैं। गौरतलब रहे कि मनपा चुनाव में दोनों पक्षों के भेदभाव के कारण ही भाजपा और शिवसेना को मनपा की सत्ता मिली थी, जहां सत्ता हाथ से जाने के बाद अब राष्ट्रवादी कांग्रेस को फिर अपने पुराने सहयोगी कांग्रेस की याद आ रही है, जहां इस बार मनपा चुनाव से राकापा जीत का बिगुल बजाने के मूड में दिख रही है। देखिए, इस राज्य में और देश में किसानों के बारे में या राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जिस ढंग से उनको राहत देने के लिए सरकार की तरफ से कदम उठाने चाहिए थे, ये उठाए नहीं गए। अकाल में भी सरकार की तरफ से किसानों को मदद नहीं मिल गई। ये सरकार किसान विरोधी है और किसानों के साथ देने का प्रयास राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में और मजबूत तरह से करेगी। जहाँ तक हमने ये तय किया है कि ये चुनाव राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपने सिंबल पर लड़ेगी। जहाँ तक कांग्रेस और समविचारी पार्टी हमारे साथ अलायंस करने के लिए तैयार है, वहाँ पर हम करेंगे। कांग्रेस का यदि जिस स्तर पर इसके बारे में समझे नागपुर हो और आप जिस जगह पे चुनाव है वहाँ पे कांग्रेस यदि हाँ कहती है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी करेगी। यदि वो ना बोलेगी तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी खुद की बल पर ये चुनाव को लड़ेगी। देखिए, इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं टिप्पणी करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी खुद की जांच चल रही है। जांच घोषित होने के बाद अभी तक हमने सहयोग दिया है, आगे भी हम जांच को सहयोग देंगे। महाराष्ट्र की जनता के सामने सही बात आनी चाहिए, इतनी हमारी माफक मांग है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार इस योजना को गांव में चलाने हेतु प्रत्येक गांव की ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक ग्राम रोजगार सेवक की नियुक्ति की गई है, जो राज्य सरकार के कई काम करते हैं, लेकिन उनके कामों का मुआवजा उन्हें पूरी तरह से नहीं दिया जाता। इसी को लेकर राज्य के सभी ग्राम रोजगारों ने नागपुर के यशवंत स्टेडियम से रैली निकाली। ग्राम पंचायत क्षेत्र से एक ग्राम रोजगार सेवक की नियुक्ति की गई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत जो भी लोग काम करते हैं उनका जॉब कार्ड बनाना, कामगारों का नाम दर्ज करना, उनके फोटो खींचना और उनका पहचान पत्र बनाकर उसकी सारी जानकारी ई मास्टर पंचायत और तहसील कार्यालय को भेजना, इस तरह के कई काम ग्राम रोजगार करते हैं और इन सभी कामों का बोझा सरकार उनके सर पर डालती है, जो क्षमता से बाहर होता है। इतना काम करते हुए भी सरकार इस काम का मुआवजा उन्हें थोड़े पैमाने पर देती है और न ही सरकार इन्हें किसी भी तरह की सुविधाओं का लाभ देती है। इसी बात से नाराज होकर आज नागपुर के यशवंत स्टेडियम से महाराष्ट्र राज्य ग्राम रोजगार सेवक संघ की ओर से आक्रामक मोर्चा निकाला गया। ग्राम रोजगार सेवक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो पूरे महाराष्ट्र में अपना काम करते हैं, लेकिन उनके कामों का मुआवजा उनको ठीक तरह से दिया नहीं जाता। इसी वजह से उन्होंने नागपुर के यशवंत स्टेडियम से रैली निकाली है। तो आइए उनसे जानते हैं कि किस प्रकार की समस्या उनकी है, किस प्रकार की समस्याओं को लेकर आप लोग चल रहे हैं। हम पूरे महाराष्ट्र में नरेगा में काम करते हैं, महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हम योजना में काम करते हैं। गए 2006 से हम जब ग्रामीण भाग में काम करते हैं, लोगों के मजदूरों को, लेबर लोगों को काम मिलने के लिए हम रात दिन काम करते हैं, लेकिन शासन ने आज तक के हमें मुआवजा नहीं दिया है। हम आज तक के कमीशन बेस पे काम कर रहे हैं। हमें अभी जो बेरोजगार हम लोग, हमें आज शासन ने अपनी सेवा में लेने को होना, हमें 12,000 प्रति माह वेतन मिलने को होना, वैसे ही हमारा जो आज कमीशन मिलता है वो कमीशन हमारे डायरेक्ट अकाउंट में आने को होना, और उसी तरह हमारा अगर ट्रांसफर किया जाए
तो उसमें उससे भी अच्छा हो जाएगा। और इसलिए हमने आज यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। और अगर गवर्नमेंट ने हमारा आंदोलन हमारे अगर डिमांड गवर्नमेंट ने पूरी नहीं की तो इससे भी ज्यादा तीव्र ऐसा आंदोलन इसी जगह पे हम करने वाले हैं। तो हमारे रोजगार सेवक को वो जो हमारे मानधन मिलता है वो हमारे खाते पे मिलता है। शासन बोलता है कि तुम आधे टाइम काम करते हैं, पर वो काम हम पूरे दिन करते हैं। इसकी वजह से हमारे को शासन ने शासन समावेश करने को बना, ऐसी हमारी मांग है। महाराष्ट्र राज्य ग्राम रोजगार सेवक संघ की तरफ से ये जो आज मोर्चा निकाला गया मुख्यमंत्री महोदय की, इस पे हम गए 10 साल से ये आंदोलन कर रहे हैं कि हमारे ग्राम रोजगार सेवकों को कुछ न्याय मिले। लेकिन हम शासन के पास जा जाके थक गए, शासन उसको ये देता नहीं है। जो मेन आत्मा ग्राम रोजगार सेवक की समझी जाती है रोजगार सेवक है, जो मूल गांव के जो काम करता है, जिसके बलबूते पर ये योजना चल रही है, वो रोजगार सेवक है। शासन तो बता रहा है, शासन के आंकड़े तो बता दे 2000 कोटी 3000 कोटी बता दे, लेकिन जो रोजगार सेवक काम करता है उसे ही मानधन नहीं है। तो हमारी मांग है इसे ग्राम रोजगार सेवकों को फीस वेतन दिए जाए। और ऐसी बात नहीं है कि अलग जगह पे मिल नहीं रहा है, जो अन्य राज्य है वो राज्य में मानधन मिलता है, वेतन मिलता है, सुरक्षा मिलती है। सिर्फ महाराष्ट्र ही ऐसा राज्य है जहाँ ग्राम रोजगार सेवकों को इतना मिल नहीं रहा है। तो हमारी मांग है इसी है कि ग्राम रोजगार सेवकों को 12,000 रुपये वेतन मिले, ग्राम रोजगार सेवकों को सुरक्षा मिले। इसके बाद में ग्राम रोजगार सेवकों को ना कि ये जो लड़ाई है हमें मांगे पूरी नहीं हुई तो इसे और तीव्रता से लड़ाई होगी और हम शासन के विरोध में और रास्ते पे उतरेंगे और हमारी मांगे पूरी करके लेंगे। ग्राम रोजगार सेवकों का जो काम है, जो नरेगा योजना है, केंद्र सरकार की योजना चलाई जाती है, इस पे हजारों कोटी रुपए खर्चा किए जाते हैं। ये योजना का जो मजदूर काम करता है गांव में, ये योजना का मूल पाया गांव के जो विकास के लिए विकास आराखड़ा होता है उस पर ये काम करते हैं, इसलिए रोजगार सेवक योजना पे काम करते हैं। पूरे महाराष्ट्र से आए हुए ग्राम रोजगार सेवक इस वक्त संविधान चौक पे जमा हो चुके हैं और कई प्रकार की इनकी मांगे हैं और इनका कहना है कि उनके इन्हीं मुद्दों को और मांगों को सरकार ने जल्दी से जल्दी उठाना चाहिए और इनकी मांगे जल्द से जल्द सरकार ने मंजूर करनी चाहिए। इसी वजह से इन्होंने आज नागपुर में रैली निकाली है। कैमरामैन नागेश मुन के साथ मैं शुभम वनकर, विदर्भ टीवी, नागपुर। इस मोर्चे में पूरे महाराष्ट्र से ग्राम रोजगार सेवक बड़ी संख्या में मौजूद थे, जो अपनी कई मांगों को लेकर सरकार के विरोध में नारे लगा रहे थे। ग्राम रोजगार सेवकों को सरकार ने अपनी सेवाओं में शामिल करने और उन्हें हर महीने 12,000 रुपए का वेतन दिए जाने, ऐसी कई मांगों को लेकर आंदोलन किया। चंद्रपुर जिले के पुलिस दल में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी के स्वास्थ्य शरीर को बनाए रखने के लिए व मानसिक रूप से तनाव रहित रहने के उद्देश्य से क्रीड़ा स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी आशुतोष सलील ने किया। इस राज्य स्तरीय क्रीड़ा स्पर्धा में राज्य के सभी जिलों के पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों ने सहभाग लिया। 25 अगस्त से 27 अगस्त तक इस स्पर्धा का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी आशुतोष सलील ने इस क्रीड़ा स्पर्धा का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की शुरुआत में अतिथियों का मान सम्मान कर खिलाड़ियों ने पथ संचलन किया। उद्घाटन के बाद क्रीड़ा मशाल जलाकर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की गई। खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन किया गया। इस क्रीडा स्पर्धा में राज्य के पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। समारंभाच्या निमित्ताने उपस्थित त्यासाठी मी पुरस्कार देतो आणि जसा की यतीन साहेबांनी म्हणले की फर्स्ट टाइम आफ्टर 22 वर्षाच्या नंतर फर्स्ट टाइम चंदपूरला रेंज गेम पुरुष आणि महिला कॅटेगरीमध्ये जिंकून आलेला आहे। त्याबद्दल आम्हाला खूप अभिमान वाटतात की 22 वर्ष खूप मोठा एक काळ असतात। त्यानंतर म्हणून रेंजमध्ये चंदपूर जिल्ह्याचं नाव आपण उच्च केलेलं आहे आणि आपण फर्स्ट प्राइज घेऊन आश्वस्त आलेलं आहे आणि त्या निमित्ताने रेंज गेम पण आता चंदपूरला होणार आहे ह्या वर्षी आणि मला पूर्ण खात्री आहे की तुमचा परफॉर्मन्स आहे मागच्या वर्षीचं ते पण सुद्धा ह्या वर्षी पण योग्य होणार आहे। आणि मी विचारत होतो मी आता सुद्धा जिम यायला सुरू केलेलं आहे, मी पुढे जिम जातो। आमचे गुरुजी पण दोघे गुरुजी आहे तुमचे, म्हणजे मला आणि शिव साहेबांना नेहमी ट्रेनिंग देत असतात। आणि ज्यावेळी मी विचारत होतो कारण की 22 वर्षानंतर असा कसा काय झाला की तुम्ही लोक 22 वर्षाच्या नंतर आपण रेंज गेम जिंकू शकलो। तर तो म्हणला होता की दिवाण साहेबांचे लिडरशिप आहे, ते स्वतः येऊन टीमवर यायचं आहे, तुमचं काम आणखी जास्त आहे, तुम्हाला कधी रात जावे लागतात, काही टायमिंग नसतात, पण कुठे ना कुठे आम्हाला वेळ स्वतःवे लागेल। आता मी स्वतःहून ते ठरवून घेतलेलं आहे काम माझ्या काममध्ये संपत नाही, 24 तास ऑफिसला बसले तर काम राहणार आहे, पण हा लक्षात आला की जर स्वतः मी नाही राहणार तर काम पण एफिशियन्सी कमी होऊन जातात।
नासिक शहर में पहली बार समता सैनिक दल की ओर से बौद्ध स्मारक में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। मोहन अलगंडे के नेतृत्व में समता सैनिक दल नासिक में धार्मिक क्षेत्रों में अग्रसर होकर कार्य कर रहे हैं। बाबा साहब ने समता सैनिक दल की स्थापना समाज की शांति, न्याय, सुरक्षा के उद्देश्य से की थी। ऐसे में इस उद्देश्य को बनाए रखने के लिए नासिक शहर में समता सैनिक दल कार्य कर रही है। मोहन अडगले के नेतृत्व में पहली बार बौद्ध स्मारक में समता सैनिक दल को प्रशिक्षित किया जा रहा है। सविनय जय भीम। गेल्या 2 वर्षापासून नाशिकमध्ये आम्ही समता सैनिक दलाचं काम चालू केलेलं आहे आणि त्या माध्यमातून ज्या आपल्या या ठिकाणी होणारे अन्याय, अत्याचार आणि ज्या मागच्या शनिवारी श्रावण सोमवारी या ठिकाणी जे हिंदू संघटनांच्या किंवा हिंदू मनुवादी लोक यात्रा भरवतात त्या संदर्भात आम्ही इथे निषेध केला होता आणि अशा प्रकारचे कामं या ठिकाणी समता सैनिक दलाच्या माध्यमातून होत असतात। तसेच ज्या ज्या ठिकाणी आपल्या धम्मासंबंधित कार्यक्रम होतात त्या ठिकाणी सुद्धा आम्ही आपल्या समता सैनिक दलाचं त्या कार्यक्रमासाठी एक प्रोटेक्शन किंवा संरक्षण म्हणून आम्ही त्या ठिकाणी जात असतो। तसेच मी सर्व धम्म अनुयायांना हे आवाहन करतो की या समता सैनिक दलामध्ये जास्तीत जास्त प्रमाणात सहभागी होऊन याचं संघटन हे मोठं करावं हीच सर्वांना विनंती करतो। कारण बाबासाहेबांनी समता सैनिक दलाची स्थापना ही यासाठीच केली होती, कारण बाबासाहेबांनी 3 संघटना स्थापन केल्या होत्या। त्यामध्ये RPI ही राजकारणासाठी होती, भारतीय बौद्ध महासभा ही धम्माचा प्रचार प्रसार करण्यासाठी होती आणि या दोघांचं संघटन संरक्षण म्हणून बाबासाहेबांनी समता सैनिक दलाची स्थापना ही केली होती आणि त्याच्या अनुषंगाने आम्ही या ठिकाणी काम करत असून या सर्वांचं संरक्षण करावं त्यासाठी समता सैनिक दल इथे काम करत आहे। तसेच जास्तीत जास्त परत मी सर्वांना आवाहन करतो की यामध्ये जास्तीत जास्त प्रमाणात सहभागी व्हावं व याची ताकद ही अजून मोठ्या प्रमाणात वाढवावी। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। संपूर्ण विश्वाला शांतीचा संदेश देणारे महाकारुणी तथागत भगवान बुद्ध यांच्या सद्धम्माला आणि सत्संगाला मी पंचांग प्रणाम करतो। विश्वरत्न परमपूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महान थोर अथंग विचारांना मी पंचांग प्रणाम करतो। आज आपण या त्रिरेशमी विहारावर या बुद्ध लेणीवर आपण जो हा उपक्रम राबवत आहात ही बाबासाहेबांची चळवळ होती आणि तीच चळवळीला मोहन भाऊ आडांगळे यांनी हाती घेतलेली आहे आणि आम्ही सर्व समता सैनिक दल दर शनिवारी दर रविवारी इथं प्रेड करतो, इथं शिक्षण घेतो। कारण आमच्या बौद्ध लेणीची एक हिफाजत म्हणून, रक्षण म्हणून आम्ही कुठल्याही अन्याय अत्याचाराला बळी न पडताना त्याच्यावर आम्ही विजय मिळवतो आहे आणि बौद्ध धम्माचं संरक्षण म्हणून ही संस्था मोहनभाऊ आडांगळे यांनी स्थापन केलेली आहे आणि हे संघटना सर्व भारतभर आम्हाला तयार करायची आहे। 5000चं टार्गेट आहे नाशिक जिल्ह्याचं, म्हणून आम्ही दर शनिवारी रविवारी तिथं ही प्रेड घेतो आणि धम्माला संरक्षण देतो। अन्याय अत्याचारासाठी आम्ही लक्ष देतो, धावून जातो। म्हणून इथं मी माझे 2 शब्द संपवतो। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। नौजवानों ने समता सैनिक दल के महत्व और उनके कार्यों को समझकर इसमें सक्रियता और सहभागिता दर्शाए, ऐसी अपील की गई। अखिल विश्वाला शांतीचा संदेश देणारे महाकरुणी तथागत गौतम बुद्ध बोधिसत्व परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचाराला आणि कार्याला पंचांग प्रणाम। त्रिरश्मी बुद्ध लेणी या लेणीवर समता सैनिक दलाची परेड दर शनिवारी आणि रविवारी आम्ही या ठिकाणी आयोजित करण्याचं कारण, या ठिकाणी इतर धर्मियांचं जे काही अतिक्रमण आहे ते अतिक्रमण या ठिकाणी होत आहे आणि त्या संस्कृतीचं जतन करण्यासाठी समता सैनिक दलाला आपलं योगदान देणं फार गरजेचं आहे। म्हणून आदरणीय मोहनभाऊ आडांगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि अतुलजी भोसेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली, अनिलजी आठवले यांच्या मार्गदर्शनाखाली, दीपक भाऊ डोके यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक संकल्प तयार करण्यात आला की या ठिकाणी प्रत्येक वर्षी श्रावणी सोमवारच्या 3ऱ्या सोमवारी यात्रा भरते आणि ती यात्रा आपल्या लेणीच्या परिसरात भरत असते आणि तथागत बुद्धांचा आणि श्रावणी सोमवारचा संबंध नसताना या ठिकाणी
काही सनातनी लोक, हिंदू धर्मीय लोक आपल्या संस्कृतीचा वेगळा पायंडा या ठिकाणी पाडत आहे परंपरेच्या नावाखाली, आणि त्यासाठी आपण सर्व समता सैनिक दलाने एक व्हावं असं आव्हान माननीय मोहनभाऊ आडांगरे आणि अतुलजी भोसेकर यांनी केलेलं आहे. म्हणून ह्या वर्षी आम्ही समता सैनिक दलाच्या माध्यमातून लेणीवर कोणत्याही प्रकारे धार्मिक अतिक्रमण होणार नाही यासाठी आम्ही प्रतिज्ञा घेतलेली आहे. जय भीम. सर्व बौद्ध उपासक उपासिका यांना आवाहन करण्यात येते की नाशिक येथे त्रिरेश्मी लेणीच्या पायथ्याशी जे स्तूप आहे त्या स्तूपाच्या आवारामध्ये दर शनिवारी आणि रविवारी ही समता सैनिक दलाची परेड होते. मोहनभाऊंनी ज्याप्रमाणे सांगितलं की त्याचप्रमाणे समता सैनिक दलाची ताकद आपल्याला वाढवायची आहे. आपण अख्खा भारतभर बघतो की ज्या बौद्ध बांधवांवर जे अन्याय अत्याचार होतात ते कुठेतरी थांबले पाहिजे, म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे समता सैनिक दलाची स्थापना केली होती ती जास्तीत जास्त प्रमाणात वाढवावी हीच विनंती करतो. जय भीम. गौरतलब रहे कि हर शनिवार और रविवार को सुबह 8 से 10 बजे तक समता सैनिक दल परेड कर अपने उद्देश्य को साध्य करती है. बहुचर्चित डब्बा प्रकरण देश विदेश तक व्याप्त है, जिस वजह से पुलिस के कार्यशक्ति के बाहर होने से ये प्रकरण सीबीआई को दिया जाए, ऐसी रिपोर्ट शहर पुलिस राज्य सरकार को भेजेंगे. ऐसी जानकारी पूर्व आयुक्त शारदा प्रसाद यादव इन्होंने पत्रकारों को दी. बहुचर्चित डब्बा प्रकरण के तार राज्य या देश तक ही नहीं विदेश तक जुड़े हुए हैं. ऐसे में इनकी जांच में पुलिस की कार्यशक्ति कम पड़ रही है. डब्बा प्रकरण को जल्द से जल्द एक नतीजे तक पहुंचाने के लिए सीबीआई जांच जरूरी है और इसीलिए शहर पुलिस ये मामला सीबीआई को सौंपे, ऐसी रिपोर्ट शहर पुलिस राज्य सरकार को भेजेगी. ये जानकारी पूर्व आयुक्त शारदा प्रसाद यादव ने पत्रकार परिषद में दी. वाचला नाही हायकोर्टामध्ये आमचे लास्ट अफिडेविट 1 लाख कोटीचे जे इव्हजन्स आता समोर आलेले, दॅट इज आवर सर्टिफाईड अफिडेविट ऑफ आवर चार्टर्ड अकाउंटंट फ्रॉम द this mirror imaging of the hard disk certified by our chartered accountant is submitted as affidavit in High Court. Now High Court is taken granted you what the hell it is, and if you give you the total transaction akra, I was not able to read ki how to read it, how many 100 crores or lakh crores it is. I could not read it. Probably you may. Yes, it is not in agree. We are already आपल्याकडे निश्चितपणे या वाक्याच्या बाहेर आहे. नागपूर पोलीस करू शकत नाही. दिस हॅज criminals involved and the gravity of case involves interstate ramification in India. So this case we are going to recommend to the state government. The case should be reported to CID, the CBI. To the CBI. CBI. He is the only capable agency. Ultimately, it is the government to decide, not me. We are not an authority to hand over. Government, if finds our report satisfactory, they will hand over. But certainly from our end, we are recommending. Already it in the process. We are preparing the report. आम्बेडकरी सांस्कृतिक कला मंच नांदेड़ की ओर से भीम कवि वामन दादा कर्डक इनकी 94वीं जयंती बड़ी हर्षोल्लास से मनाई गई। सामाजिक कार्यकर्ता तथा पूर्व नगर सेवक NU सदावर्ते इनकी अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम का उद्घाटन सदुइया उद्योग के समूह के दयानंद वंजे इनके हाथों हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब अम्बेडकर और वामन दादा कर्डक को माल्यार्पण कर की गई और सामूहिक बुद्ध वंदना ली गई। आम्बेडकर सांस्कृतिक कला मंच की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम को बड़े ही उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। ज्येष्ठ साहित्यकार रविचंद्र हड़सनकर, राजेश गोगारकर, प्रताप सिंह बोदड़े, नागसेन दादा सावदेकर आदि कई लोग अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस दौरान सुजाता पोपुलवार द्वारा लिखित महाकवि वामन दादा कर्डक एक गान इस गीत संग्रह का विमोचन हुआ। वही दूसरे सत्र में महाराष्ट्र से आए गायक कलाकारों ने वामन दादा के लिखे गीत गाए। वामन दादा की बात ही कुछ और थी। वामन ही था। बाबा साहब फुले बुद्ध शाहू ये विचारों को तमाम गरीबों के घर में ही नहीं
दिल में वो बात जाने के लिए वामन दादा ने सब कुछ निछावर किया है और यही माजरा यहाँ के इस जयंती महोत्सव में हमें दिखाई दे रहा है। और पैदा हो तो भीम सानर पैदा हो, या उससे भी आगे जाके तो अगर बात कहनी है तो मेरा तो कहना है कि वामन दादा क्या कहते थे, मत पूछ पगले कहाँ जीत लेंगे, मत पूछ पगले कहाँ जीत लेंगे, अरे यहाँ जीत लेंगे नहीं तो वहाँ जीत लेंगे। जीतने की बात बाबा साहब ने की थी और जीतने की बात वामन दादा ने की। उससे भी आगे वामन दादा ने और बहुत सारी बातें की है, गीतों में लिखा है, वो चिरंतन है अपने गीतों के बारे में। एक गानों में उन्होंने लिखा है, नहीं चलेगा जोर यहाँ धन चोरों का, नहीं चलेगा जोर यहाँ धन चोरों का, अरे धीरे धीरे यहाँ कमजोरों का, बढ़ जाएगा बल जमाना बदलेगा, आज नहीं तो कल जमाना बदलेगा, आज नहीं तो कल। वामन दादा की जयंती का यही फलश्रुत होना चाहिए, इतनी ही मेरी कामना है और पूरी अम्बेडकरवादी जनता इसको मानेगी और ज़रूर मानेगी। नांदेड़ जिले के धर्माबाद शहर में हथियारों को ले जा रही गाड़ी को धर्माबाद पुलिस ने पकड़ लिया। इस गाड़ी में 5 लोग सवार थे, जिनमें से 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और 2 आरोपी फरार है। धर्माबाद शहर में चोरी एवं डकैती के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसी को रोकने के लिए शहर में नाकाबंदी लगाई गई थी। इसी नाकाबंदी के दौरान पुलिस की नजर संदिग्ध स्कॉर्पियो पर पड़ी। स्कॉर्पियो में बैठे लोगों की घबराहट देख पुलिस को उन पर शक हुआ तो पुलिस गाड़ी की चेकिंग के लिए आगे बढ़ने लगी। तभी गाड़ी में बैठे लोग भागने लगे तो पुलिस ने उनका पीछा किया और गाड़ी को पकड़ने के बाद जांच के दौरान एयर गन, गैस कटर और कई सारे हथियार बरामद हुए। पुलिस का शक है कि ये लोग डकैती करने हेतु शहर में आए थे, लेकिन पुलिस के कड़े बंदोबस्त के कारण वो इस काम को अंजाम नहीं दे सके। गाड़ी में सवार 5 आरोपियों में से 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है और 2 आरोपी अभी तक फरार है। रात्री 11:15च्या सुमारास RCP व आमचे पोलीस स्टेशन धर्माबादचे कर्मचारी पासर रोडने नाकाबंदी करत असताना एक संशयास्पद स्थितीत स्कॉर्पियो कार येत असताना तिला अडून तिची झडती घेतली असता त्यामध्ये एअर गन, त्यासोबत छर्रे, गॅस सिलेंडर, गॅस कटर, चाकू, मिरची पूड असं साहित्य मिळून आलं। त्यानंतर आम्ही घटनास्थळी गेलो असता त्यांना ताब्यात घेऊन पोलीस स्टेशन धर्माबाद येथे भादवी 399 + आर्म ॲक्ट 425 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। 3 आरोपी त्यांना ताब्यात घेतले असून इतर 2 आरोपी फरार आहेत। त्यांचा शोध सुरू आहे। विशेष पथकामार्फत त्यांची शोध घेण्यात येत आहे। आज त्यांना कोर्टापुढे हजर करून PCR दरम्यान यांचा उद्देश काय, नेमका उद्देश काय हे आम्ही जाणून घेणार आहे। तसेच मी या माध्यमातून धर्माबाद वासियांना आवाहन करू इच्छितो की कुठल्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता शांततामय जीवन जगावे। आरोपी बहाबुद्दीन मिर्जा, अनीस बेग और मोहम्मद शहीद पर मामला दर्ज कर पुलिस पूछताछ कर रही है और 2 आरोपियों की तलाश जारी है। वाशिम के किसानों की पानी और बिजली की समस्या को अभी तक सरकार हल नहीं कर पाई है। इससे नाराज होकर शिवसेना के युवा सेना ने रास्ता रोक कर आंदोलन किया। वाशिम के किसान कई दिनों से पानी और बिजली की समस्या को लेकर परेशान हैं। उनकी इस समस्या की ओर अभी तक सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इस बात से नाराज होकर शिवसेना के युवा सेना ने डॉक्टर अंबेडकर चौक पर रास्ता रोको आंदोलन किया। इस दौरान शिवसेना के सभी युवा लोग रास्ते पर बैठकर सरकार के विरोध में नारे लगा रहे थे। काश्तकार को लाइन चाहिए, लाइन के साथ साथ डिब्बे भी चाहिए। मराठी चालते का? अरे शेतकऱ्याजवळ पाणी आहे पण वीज नाही आहे। वीजेसाठी हे आंदोलन चालू आहे। कुठं डिबी जळलेले आहेत तर डिबी हे 1-1 महिना देऊ नाही लागले। 2-2 वर्षाचा दुष्काळ असल्यावर यांचं काम होतं लाईन पुरवायचं। आज शेतकऱ्याजवळ पाणी आहे पण लाईन नहीं है, त्याच्यासाठी हे आंदोलन चालू आहे शेतकऱ्यासाठी। उनको 8 दिन का टाइम दे दिया हमने, उन्होंने करे नहीं कुछ। लाइन तो आई नहीं,
बस जवाब दे रहे थे हम करेंगे, आंदोलन करने का ये काम पड़ रहा तो क्या फायदा? जनता के साथ है, सत्य के साथ नहीं नहीं, शिवसेना का पहला विध वाक्य है, बाबा साहब ने सिखाया हमको, 80% समाजकारण 20% राजकारण। अगर कोई अन्याय करता है तो समाज उसमें कोई नहीं है, सत्ता में हो या सत्ता के बाहर हो, हम लड़ेंगे, जनता के लिए आवाज उठाएंगे, हम जनता के लिए है। इस दौरान विद्युत वितरण के अधिकारियों ने इनकी समस्या को जल्द से जल्द सुलझाने का लेखी आश्वासन दिया। एनडीएफसी कंपनी की ओर से फेट सेमिनार का आयोजन रविवार को नागपुर के चिटनविज सेंटर में किया जाएगा। फाइनेंशियल अवेयरनेस थ्रू एजुकेशन के तहत पैसे के नियोजन को लेकर जागरूक किया जाएगा, जिसकी जानकारी आयोजित पत्र परिषद में दी गई। जी देखिए, हमारी आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये हमने कल हमारा फेट सेमिनार रखा है एनडीएफसी कंपनी के थ्रू। एक फेट का मतलब होता है फाइनेंशियल अवेयरनेस थ्रू एजुकेशन। हमने और काफ़ी लोगों ने आपने भी ये नोटिस किया होगा कि हमारे यहाँ पे हमारा जो विदर्भ क्षेत्र है यहाँ पे पैसों के नियोजन के बारे में बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं है। लोगों को पता नहीं है कि किस तरीके से प्रॉपरली इन्वेस्ट किया जा सके, और लोग कुछ झूठे छलावों में आ जाते हैं। जैसा कि पिछली बार, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर 2-3 स्कैम्स नागपुर में ओपन हुए हैं। वो सिर्फ यही है अनअवेयरनेस ऑफ हाउ टू इन्वेस्ट मनी, और या फिर हम बोल सकते हैं प्रॉपरली मनी को कैसे इन्वेस्ट किया जा सके, इसका अनअवेयरनेस है। तो हम लोगों ने जो कल का सेमिनार रखे हैं उसमें हम बताने वाले हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स आप कहाँ कौन से सेक्टर में कर सकते हो, उन सब सेक्टर्स का पिछले 4-5 सालों में किस तरीके से ROI आया है, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स आए हैं, और आपने किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, आपकी बैलेंस शीट, आपका पोर्टफोलियो किस तरीके से मेंटेन रहना चाहिए, इस सब चीज़ों के रिगार्डिंग हमने कल एक सेमिनार रखा है जिसका नाम है फेट। आज के जय भीम इंडिया में फिलहाल इतना ही। फिर होगी मुलाकात। जय भीम।